हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लीगल होम्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडियन पिनल कोड की क्लास फर्स्ट है ये, और मैं इसमें आपको मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ में एक मेंस में आए हुए एग्जाम को भी सॉल्व करेंगे। तो ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड की फर्स्ट क्लास रहेगी और आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी जो कि एपीओ और यूपीपीसीएसजे में पूछा गया सवाल है, और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसका आंसर लिखना है वो भी मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ में वैसे स्टूडेंट भी लास्ट तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के साथ में मेंस की तैयारी करनी है, और कुछ स्टूडेंट्स को प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकल जाता है। तो वो स्टूडेंट भी इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन लिखने में कुछ मिस्टेक रह रही हो, या हो सकता है कि आप में कोई क्वेश्चन जब लिखते हैं या आपका प्री निकलने के बाद में जब मेंस में लिखते हैं तो वो एक कमी रह जाती हो, तो उसको हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, राइट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि देखिए लास्ट में लिखा हुआ है यूपीपीसीएसजे 1992 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपी के एपीओ में 2015 में भी पूछा गया है। तो ये वीडियो जो है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि डेट आ चुकी है यूपी एपीओ की, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। और आईपीसी एक मेजर सब्जेक्ट रहता है जिसमें आप सभी लोगों को क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चंस? अपराध की प्रकृति एवं परिभाषा लिखिए। अपराध एवं अपकृत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है अपराध के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। और अपराध वह कार्य है जिसे समाज में लोग घोर निंदा के योग्य समझते हैं। अपराध विधि द्वारा निषिद्ध भी है और समाज के नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध भी है। हत्या, लूट, चोरी, जालसाजी तथा छल आदि ऐसे कार्य हैं जिन्हें सभ्य समाज में लोग स्वीकार नहीं करते हैं, अतः वे अपराध हैं। अतः किसी कार्य को अपराध होने के लिए आवश्यक है कि वह विधि के उल्लंघन के रूप में किया गया हो तथा समाज के नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध भी हो। लास्ट क्वेश्चन है, अपराध पूरे समाज के विरुद्ध विद्रोह है और समकालीन सभ्यताओं पर हमला है, व्याख्या कीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं, चारों क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए हैं जिसका एक ही आंसर हम लिख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए इसकी भूमिका को समझेंगे, अपराध की भूमिका क्या है। फिर अपराध की परिभाषा को देखेंगे, विभिन्न विधिवेत्ताओं ने किस प्रकार अपराध को परिभाषित किया है। फिर अपराध और अपकृत्य में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बिना देरी किए किस तरीके से आपने आंसर को देना है। तो इसका उत्तर देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सभी लोगों को। मैं इसको स्क्रीन पे हालांकि लिखा हुआ है, मैं इसको आपको समझाती हुई भी चलूंगी। तो हमें भूमिका यानी इंट्रोडक्शन देना है। जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, और जो हिंदी में देख रहे हैं, जो हिंदी में पेपर को देना चाहते हैं, वो लोग हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे कि भूमिका लिख दी। भूमिका है, और आपको ज्यादा स्पेस नहीं दिया जाता है, और आपको शब्द भी उतने ही सटीक रखने होते हैं अपने मेंस के एग्जाम को लिखने के लिए, जितने में वो सवाल पूरा आंसर हो जाए उस सवाल का, राइट। तो देखिए समझ लेते हैं कि यह सत्य है कि समाज में अपराध एवं अपराधी दोनों ही घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि आपराधिक विधि का अध्ययन एवं शोध मानव सभ्यता के आदि से विधि शास्त्र की आकर्षक शाखा रहा है। आपराधिक विधि वास्तव में उतनी ही पुरानी है जितनी की सभ्यता। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपराध कर लेता है, या एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर हमला किया, या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के घर में जाकर चोरी की, या उसका मर्डर कर दिया, या किसी महिला के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और समाजी लोग क्या कहते हैं कि ये तो व्यक्ति अपराधी है और ये तो समाज में रहने लायक भी नहीं है। तो उसे क्या होता है कि उस व्यक्ति के प्रति घृणा की दृष्टि आ जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग ये भी नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि मानव सभ्यता इस तरीके का है कि मानव में अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयां भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है अपराध जो है पुरानी बातों से मतलब यानी पुरानी सभ्यताओं से भी चले आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक 4 लाइन में, एक दो या 4 लाइन में आपने जैसे भी लिखना है उस तरीके से एक हमने क्या दे दिया, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब समझ लेते हैं अपराध की प्रकृति को। प्रत्येक संगठित समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें लोग दंड के भय से नहीं करते हैं।
तो बिल्कुल सत्य है। ऐसे कार्य जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, ऐसे लोग उन अपराधों से या उन कार्यों से भी डरते हैं और दंड के भय से वो करते भी नहीं है। जहां एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाई हो या क्षति की पूर्ति यथा योग्य धन द्वारा की जा सकती हो, वहां वह दोषकर्ता उस व्यक्ति को जिसे की क्षति पहुंचाई गई है क्षतिपूर्ति या प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया जाता है था। परंतु कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के अतिरिक्त दोषकर्ता पर राज्य द्वारा दंड भी लगाया जाता था। इसका उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था तथा एक दूसरे के प्रति समस्त समुदाय के प्रति सद्व्यवहार का संवर्धन भी है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि जब राजे महाराजाओं का समय था, उस समय कोई भी व्यक्ति अपराध करता था तो राजा के सामने उस व्यक्ति को पेश किया जाता था और वो राजा जो है या तो उसको कोई दंड दे देता था या उसको प्रतिकर दे देता था। जो व्यक्ति जिसको क्षतिपूर्ति की गई है उसके बदले में उसको प्रतिकर भरना होता था, लेकिन प्रतिकर कहाँ जाता था? वो सीधे राजा के राजकोष में जमा हो जाता था। धीरे धीरे कानून आए, धीरे धीरे कानून ने अपना जगह लिया। तो वहां पे क्या हुआ कि एक सभ्य समाज को बनाने के लिए किसी व्यक्ति के प्रति यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे पहले की स्थिति में पहुंचाने के लिए, यानी कि देखिए किसी लड़ाई झगड़े में किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया या पैर टूट गया या सर फट गया, तो उसको हुई उस नुकसान की भरपाई के लिए जो अभियुक्त होता था, जिसने अपराध किया है, उस क्षतिपूर्ति के लिए उसको कुछ धन दे देता था, जिससे कि वह व्यक्ति अपनी पहले की स्थिति में पहुंच जाता था। लेकिन और कुछ ऐसे भी अपराध होते थे जिसमें दंड भी दिया जाता था, जैसे हम आईपीसी के सेक्शन 300 की बात करें, 299 की बात करें या 304 की बात करें। ऐसे अपराध यदि हमने किए या किसी व्यक्ति ने किए हैं तो उसको क्या है, दंड का प्रावधान है। और ऐसे बहुत से अपराध हैं जिनमें दंड भी दिया जाता है, क्षतिपूर्ति के साथ साथ में दंड भी दिया जाता है उस व्यक्ति को। तो अब देख लेते हैं कि अपराध की अवधारणा एवं स्वरूप को। अपराध की अवधारणा सदैव लोकमत पर आधारित होती है। विधि सदैव अपने समय के लोकमत को दिग्दर्शित करती है। विधि की किसी अन्य शाखा की अपेक्षा आपराधिक विधि लोकमत को यथातथ्य प्रदर्शित करती है। यानी कि देखिए, पब्लिक जो क्या कहते हैं वोट देगी या पब्लिक जिसको बुरा मानेगी अपराध के जो कोई कार्य है, तो उस तरीके से उस कार्य को देखा जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उस अपराध के लिए विधि बना दी जाएगी। अपराध के स्वरूप तथा उनकी अवधारणाओं को समझने के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि विधि क्या है। तो विधि को ही समझना सबसे जरूरी है। अपराध की प्रकृति को किस तरीके से समझेंगे, हमें कौन बताएगा? लॉ बताएगा। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने चोरी की तो हमें चोरी का अपराध कहाँ मिलता है, चोरी की परिभाषा कहाँ मिलती है? आईपीसी में मिलती है। और चोरी के लिए दंड कहाँ मिलता है? वो भी आईपीसी मिलता है। लेकिन कौन देगा दंड? तो वो देगा मजिस्ट्रेट देगा, है ना। जुडिशियल जो प्रोसीजर होगा उसमें मिलेगा। तो वो हमें कौन बताएगा? सीआरपीसी पे। तो हर प्रकार का जो कानून है, जिस प्रकार से कानून काम करता है, उसको हम विधि कह देते हैं। क्योंकि अपराध एवं विधि इतना घनिष्ठ संबंध है कि बिना एक को जाने दूसरे को नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल सही है। यदि क्राइम होगा वहां विधि आ जाएगी। यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को परेशान किया या उसको उपहति दी, या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के बच्चे को अपहरण कर लिया या उसको सदोष अवरोध परिरोध किया, तो वैसा अपराध विधि में जो है उल्लिखित होगा कि विधि इस कार्य को क्या मानती है? अपराध मानती है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। तो ये इस तरीके से विधि और अपराध कार्य करते हैं। व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियमों का समूह विधि कहलाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। राज्य किसके लिए कानून बनाता है? व्यक्तियों के लिए कानून बनाता है, राइट। तो व्यक्तियों के लिए बनाए हुए नियमों को ही विधि कहते हैं। विधि एक व्यादेश है जो समाज के सभी सदस्यों द्वारा अनुपालनीय व्यवहार का निर्देश करता है, जो कि दंड द्वारा समर्थित है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है कि समाज के सभी लोगों के लिए अनुपालनीय, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स हैं, सारे लोग मानते हैं ट्रैफिक रूल्स को सभी लोगों ने फॉलो करना है। हेलमेट पहन के चलना है, सीट बेल्ट पहन के चलनी है, रेड लाइट आती है तो उस पर स्टॉप होना है। तो वो सारी व्यवस्थाएं क्या है? ये पालन करने योग्य है। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो समाज में क्या होगा? एक दुर्भाव पैदा हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाएगी, या कोई व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा जाता है, तो वो एक तरीके से दंड के उसमें आ जाएगा, राइट। इस प्रकार विधि समाज में लोगों द्वारा अनुपालनीय व्यवहार के कुछ मानकों को निर्धारित करता है। इन मानकों को साधारणतः समाज का अनुमोदन प्राप्त होता है। इस निश्चित मानकों से विचलन समाज द्वारा दंडनीय होता है। अतः ऐसा अचानक
ऐसा आचरण जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होता है अपराध कहलाता है। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति जो ऐसा व्यवहार करता है जो मानव के प्रति एक साधारण व्यवहार नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब है कि वो असाधारण कार्य कहने का मतलब है किसी धारा, जैसे देखें आईपीसी की सेक्शन 354 को देखें, ए बी सी करके सब क्लॉजेज हैं उसको, या सेक्शन 376 को देखें, 376 के ए बी सी डी है, इस तरीके के ऐसे अपराध जो मानव समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, वैसे अपराध जो है समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अपराध, ऐसे अपराध क्या हो जाते हैं जो है उनको दंड दिया गया है उसके लिए, उनके व्यवहार के लिए। अब देख लेते हैं अपराध की परिभाषाएं। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 यानी सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग अपराध को परिभाषित किया गया है और इसी में बताया गया है कि अपराध जो है, अपराध शब्द इस दंड संहिता द्वारा, जो इस आईपीसी है उसके द्वारा ये दंडनीय है। दंडनीय मतलब वो ऐसा कार्य जो कि आईपीसी ये बोलता है कि यह कार्य दंड के योग्य है, तो वह कार्य क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं वेंथम ने क्या कहा है कि अपराध वह है जिसे विधानांग ने अच्छे या बुरे कारणों से निषिद्ध कर दिया है। जैसे अच्छे या बुरे कार्य का मतलब है जैसे कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पीना है, प्रोहिबिटेड है, यानी अच्छे इसका पीछे अच्छा का कारण क्या है कि लोग एक व्यक्ति अच्छा, उसके स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसके शरीर में जो परेशानियां होंगी वो सिगरेट पीने से वो उसको हानिकारक रहेगा, तो ये अच्छा इंटेंशन सोच के सिगरेट को प्रोहिबिटेड कर दिया। या हेलमेट पहनना एक अच्छा कार्य आता है, तो ये एक यदि आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो ये फिर अपराध में आ जाएगा। और बुरे कारण जैसे कि आप किसी को परेशान करते हो, किसी के घर से चोरी करते हो, किसी को हत्या करते हो, लूट करते हो, मारपीट करते हो, किसी को लूट खसोट करते हो, तो ये एक बुरा कारण है। ये किसी व्यक्ति को परेशान करना ये गलत कार्य है। तो यदि उपयोगिता के नियमों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संभावित विधि के अन्वेषण के लिए प्रश्न सैद्धांतिक शोध से संबंधित है, तब ऐसे कार्य को जो किसी बुराई के कारण अथवा उसे उत्पन्न करने की संभावना के कारण निषिद्ध किए जाने चाहिए, इस अपराध की संज्ञा दे सकते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी डेफिनेशन का क्या अर्थ है, तो आपने एक बार देख लिया। अब देख लेते हैं ब्लैकस्टोन ने क्या कहा है। ब्लैकस्टोन ने अपनी एक पुस्तक है कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, तो इस बुक में उन्होंने अपराध को किस प्रकार परिभाषित किया है, निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या लोप अपराध कहलाता है। निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के, यानी कि कोई विधि जो ऐसे कार्य को निषिद्ध प्रोहिबिटेड करती है या रोकती है, या किसी कार्य को करने के लिए उसके प्रति विरुद्ध अपराध दंड देती है, तो ऐसे कार्य, कोई कार्य या लोप, ऐसा कार्य और लोप अपराध कहलाता है। ऐसे स्टीफेन ने भी कहा है कि अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के दैनिक मूल्यों के लिए अरुचिकर का एक कार्य है। तो सभी ने अपनी अपनी एक परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा कि कैनी ने क्या कहा है, कीटन ने क्या। कीटन की परिभाषा समझा देती हूँ। अपराध कोई भी अवांछनीय कार्य, अवांछनीय मतलब इच्छा के द्वारा नहीं होता है वो कार्य, यानी कि जैसे किसी को नहीं पता है कि कोई व्यक्ति मेरे पीछे से आएगा और मुझे डंडा मारेगा, या मैं शांत बैठी हूं अपने किसी पार्क वगैरह में और कोई व्यक्ति आता है मुझे आके छेड़ता है या मेरे साथ में बदतमीजी करता है, तो ये मेरी क्या इच्छा नहीं है, ऐसा कोई कार्य जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो राज्य उसको क्या करता है, दंडित करता है। आरोपी व्यक्ति को क्या करता है, दंडित करता है और उसके प्रति कार्यवाही आरंभ कर देता है। और इस तरीके का जो कार्य होता है कि जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति होता है उसको उसके जो व्यक्ति के स्वविवेक पर उपचार का जो उपचार होते हैं वो उसको प्राप्त किए जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि सभी देशों के लिए सदैव उपयुक्त प्रतीत होने वाले अपराध की परिभाषा देना एक दुष्कर कार्य है, अतः अपराध को उनके आवश्यक लक्षणों द्वारा जानना अधिक श्रेयस्कर होगा। अपराध के 3 लक्षण हैं, देखिए, क्योंकि बहुत सारे विधि वेत्ता हैं, बहुत सारे जूरिस्ट हैं जो इस प्रकार अपनी परिभाषाएं लिखते हैं कि कुछ क्या होता है, उनकी परिभाषाएं कुछ जो है मतलब टिप्पणी, या फिर हो सकता है कि बहुत से लोग उनको फॉलो नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, तो उनको अरुचिकर मानते हो। तो यहाँ पे देखिए 3 लक्षण क्या कहते हैं, 3 लक्षण क्या कहते हैं कि किसी मनुष्य के असामाजिक कार्य,
द्वारा क्षति पहुंचाना जिसे शासन रोकने को इच्छुक है। यानी एक व्यक्ति जो कि समाज के विरुद्ध कार्य कर रहा है, समाज में ऐसा कार्य एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि आप पब्लिक प्लेस में किसी व्यक्ति को गाली दे रहे हो, किसी व्यक्ति की दुकान में घुस के उसके वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर रहे हो, उसकी चोरी कर रहे हो, उसके बैंक लॉकर में जाके किसी व्यक्ति के बैंक में जाके चोरी कर रहे हो आप, या किसी व्यक्ति को डरा धमका के उसको वेपन्स दिखा के उसके लूट खसोट कर रहे हो। तो ऐसे कार्य जो समाज को कार्य जो है समाज में क्या होते हैं, विरुद्ध होते हैं, वे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, वो कार्य इच्छा के विरुद्ध होते हैं। ऐसे कार्य क्या होते हैं, अपराध होते हैं। दूसरा क्या है, शासन द्वारा किए गए निरोधक उपाय दंड या दंड की धमकी के रूप में होते हैं। यानी कि राज्य जो गवर्नमेंट है उनको रोकने के लिए, उन अपराधों को रोकने के लिए क्या करती है, दंड देती है। दंड इस प्रकार का दंड कि भाई तुमने ये कार्य करोगे हम तुम्हें ये दंड दे देंगे। तो एक तरीके से इसको धमकी के रूप में भी मान सकते हो कि यदि तुमने किसी व्यक्ति को मारा खसोटा तो तुम्हें हम 3 महीने के लिए जेल भेज देंगे, 4 महीने 6 महीने के लिए जेल भेज देंगे, या तुमको हमेशा के लिए कोई ऐसा अपराध जो बहुत मतलब जैसे धारा 300 का अपराध है या 302 में जो दंडित है उस प्रकार का अपराध है तो ताउम्र तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। इस प्रकार के अपराध के किसी व्यक्ति के शरीर के प्रति विरुद्ध अपराध करोगे या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, अपराध इस दंड से दंडित करेंगे। राइट। अब तीसरा क्या कहता है कि विधिक कार्यवाहियां जिनमें अभियुक्त के अपराध को विनिश्चित किया जाता है विशिष्ट प्रकार की होती हैं तथा विशिष्ट प्रकार के साक्ष्य नियमों द्वारा नियंत्रण होते हैं। देखिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, राइट, और किसी व्यक्ति ने उस अपराध के प्रति उसकी रिपोर्ट करी और इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसको मजिस्ट्रेट के सामने यानी कोर्ट के सामने जो मजिस्ट्रेट होता है, जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसका क्षेत्र का, उसमें उसको प्रस्तुत किया गया। तब तक उसको अभियुक्त समझा जाएगा जब तक कि उसका अपराध जो है साबित नहीं कर दिया जाए। किस प्रकार, साक्ष्यों के द्वारा, है ना। आप जिस प्रकार के जो आप कोई अपराध उसके ऊपर कर रहे हो कि इसने ये अपराध किया है तो आप उसको साबित करो कि ये अपराध इसने किया है और इस प्रकार के अपराध के लिए इसको ये दंड दिया जाना चाहिए। तो जब तक व्यक्ति अभियुक्त ही कहा जाता है, आरोपी नहीं कहा जा सकता उस व्यक्ति को। राइट। अब एक केस देख लेते हैं, एस खुशबू बनाम कन्नी अम्मल और अन्य का मामला, AIR 2010 से सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अधीन अपराध का अर्थ है कोई कोई आघात करने का कृत्य या दृष्टांत, अवैध कार्य करना या अवैध साधनों द्वारा जो विधि के विरुद्ध था निषिद्ध है। यानी कि इस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की डेफिनेशन को चेंज किया उन्होंने। देखो डेफिनेशन चेंज नहीं किया, हालांकि उसको ही जो है वो कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि कोई आघात करने का कृत्य यानी किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करने का कृत्य या दृष्टांत यदि उससे कहा जाए, जैसे कि मैं तुमको ना जान से मार दूंगा, या ये कहा जाए कि मैं इस डंडे से तुम्हें जान से मार दूंगा, या तुम धमकी देना, या अवैध कार्य करना, इल्लीगल कार्य करना, उस व्यक्ति के विरुद्ध या किसी समाज के विरुद्ध अवैध कार्य करना, और अवैध साधनों से करना। साधन मतलब किसी वेपन का इस्तेमाल करना या किसी चाकू या डंडे का करना, तो ये विधि विरुद्ध है, यानी विधि के विरुद्ध है, ये निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। राइट। अब समझ लेते हैं अपराध तथा अपकृत्य में अंतर। तो विधि या तो अपराधी को क्षतिपूर्ति के लिए आदेश देता है या उसे दंडित करता है। तो कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको क्या मिलेगा, या तो क्षतिपूर्ति दी जाएगी कि देखो भाई आपने ऐसे अपराध किया है कि इस व्यक्ति को आपने सर पर चोट मारी, तो उसके सर पर चोट मारने की वजह से वो व्यक्ति जो है इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता जो वो पहले करता था, यानी कोई मजदूरी करता है और उसके सर पर वो बोझा ढोता था और किसी व्यक्ति ने उसके सर पर ही मार दिया, वो अब बोझा नहीं ढो सकता है, तो उसको इतनी क्षतिपूर्ति दे दी जाए कि वो पुरानी स्थिति में पहुंचने योग्य हो जाए, यानी कि अपना इलाज कराए या फिर अपने बच्चों की पूर्ति जो है पालन पोषण कर सके। ऐसा या तो कोई ऐसा आदेश दिया जा सकता है या फिर दंडित किया जा सकता है। दंडित का मतलब है कि किसी व्यक्ति को तुमने पीट के मार दिया, मतलब उसको डंडे इस कदर मारे के पहले तो वो घायल हुआ और घायल होके वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद में वो मर गया। तो आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, सिर्फ उसको पीटने की थी, लेकिन आपको क्या किया, आपने तो वो मार दिया, वो मर गया आपकी वजह से, आपके प्रहार की वजह से। तो आपको क्या किया जाएगा, उसे जिंदा तो नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा।
राइट। अब जिन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति हेतु आदेश होता है वे प्रकरण व्यवहार दोष यानी कि जो है क्रिमिनल उसमें रॉन्ग में जाते हैं, और या अपराध जो सिविल रॉन्ग कहे जाते हैं, यानी कि अपराध में क्या होगा, क्रिमिनल रॉन्ग होगा, क्रिमिनल वो होती है, और अपराध क्या होते हैं, सिविल रॉन्ग होते हैं। तो जिन प्रकरणों में दंड दिया जाता है वे अपराध होते हैं। तो मतलब ऐसे जो दंड जैसे दंडित किया गया तो वो क्या हो जाते हैं, अपराध कहला जाते हैं। अब समझ लेते हैं अपराध और अपकृत्य में अंतर। तो पहला अंतर क्या है, अपराध के प्रकरण में अभियुक्त के गुनाह को न्यायालय की पूर्ण संतुष्टि तक साबित करने का दायित्व अभियोजन पर होता है। यानी कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध है, उस व्यक्ति को अपराधी अभियुक्त मनाया गया है, तो उसका जो है पूरा दायित्व किसके ऊपर होगा, अभियोजन पक्ष पे, जिसने उसको अपराधी को ये कहा है कि ये इसने अपराध किया है। और यदि अभियुक्त के गुनाह के बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उस संदेह का लाभ अवश्य मिलेगा। यदि जैसे मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर लिखाई और उसके इन्वेस्टिगेशन हुआ, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर वो जो गुनाह उसके ऊपर लगाया गया था, जो अपराध उसके ऊपर लगाया गया था, वो साबित नहीं हुआ, यानी कि एक संदेह उत्पन्न हो गया। तो मजिस्ट्रेट क्या कहेगा, उस संदेह का लाभ देगा उस अभियुक्त को, क्योंकि हो सकता है ना कि आपने किसी रंजिश के तहत या उसको फंसाने के, उसको बर्बाद करने की वजह से आपने उसके ऊपर अपराध लगाया हो, जो है उसको फंसाया हो। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब तक कि अभियोजन पक्ष जो है पूरा कार्य है, जो कार्य उसने किया उसको साबित नहीं कर देता, उसको दंडित नहीं किया जाएगा। व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रतिवादी ऐसे किसी संदेह का लाभ उठाने का अधिकारी नहीं होता है। तो सीधा सा अपोजिट है कि सिविल राइट्स में जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं उनमें संदेह का लाभ नहीं उठा सकता है। दूसरा क्या है, अपराध तथा व्यवहार दोष सामान्यतः अलग अलग न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णित किए जाते हैं। अपराध दंड न्यायालय द्वारा होता है, यानी कि अपराध एवं व्यवहार दोष सामान्यतः वैसे तो अलग अलग कोर्ट्स देखते हैं, जज देखते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कोई कार्य निर्णित किया जाता है अपराध के लिए वो दंड न्यायालय द्वारा देखा जाता है। व्यवहारिक जो इसका वो है व्यवहार दोष या अपराध दीवानी अदालतों द्वारा निर्णित किए जाते हैं। लेकिन क्या है, पहले में तो क्या है, क्रिमिनल कोर्ट्स देखते हैं। अब इसमें क्या देखेगा, जो अपकृत्य करेगा, अपकृत्य किसमें देखेगा, सिविल कोर्ट में, यानी दीवानी अदालत में देखा जाएगा। थर्ड जो है डिफरेंस क्या है, व्यवहारिक प्रकरणों में दंड यदि विस्तृत संदर्भ में लिया जाए तो बहुत ही नम्र प्रकृति का होता है तथा विधि पुनर्स्थापन या पूर्ण क्षतिपूर्ति तक ही सीमित रहता है, क्योंकि ऐसे प्रकरणों में क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना तथा यथासाध्य उस स्थिति में ले जाना जिसमें वह दोष से प्रभावित होने के पूर्व था ही विधि का उद्देश्य होता है। इसलिए वह मामले में समझौता कर सकता है। देखिए लाइन से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को, यदि कोई भी व्यक्ति है जिसके प्रति किसी ने अपराध कर दिया, यदि वो समझौते लायक है कोई कार्य, जैसे कि मैं आपको पैसे दे दूंगा और आप मुझे क्या कहते हैं माफ कीजिए, या समझौता किस तरीके का समझौता कर लीजिए, या ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो वाकई में बहुत मतलब संगीन हो है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें व्यक्ति को जो है माफ किया जा सकता है और समझौते योग्य समझा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, बिना क्षतिपूर्ति के उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। अब आपराधिक प्रकरणों में सामान्यतः राज्य अपनी प्रजा के अधिकारों के रक्षक के रूप में स्वयं अभियुक्त के विरुद्ध पैरवी करता है, राइट। परंतु इस नियम के अपवाद भी हैं। दंड प्रक्रियाओं में कुछ विशेष मामलों में समझौते की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं, अपने आप समझ में आ रहा है। फोर्थ क्या है, एक ही कार्य अपराध भी हो सकता है और व्यवहार दोष भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या दुर्भावना से किया गया था या नहीं। एक आपराधिक कार्य होने के लिए उसका आपराधिक आशय से किया जाना आवश्यक है। देखिए कोई भी कार्य या वो अपकृत्य भी हो सकता है और अपराध भी हो सकता है, तो उसके पीछे की इंटेंशन देखी जाएगी। इंटेंशन कैसी थी, दुर्भावनापूर्ण थी या गलती से हो गया था कोई कार्य। तो कोई भी कार्य यदि गलती से हो गया, भले ही गलती से हो गया कि मैं तो उस व्यक्ति को सिर्फ पैर में मारना चाहता था, उसके सर में लग गया और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कोई कार्य जिसकी इंटेंशन नहीं थी उसको मारने की, लेकिन वो व्यक्ति मर गया, तो ये ऐसा कार्य हालांकि व्यवहार दोष में है, लेकिन क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो इसी तरीके से व्यवहार दोषों या अपकृत्य के मामले में ऐसा कोई दुर्भाव या दुराशय आवश्यक नहीं है। व्यवहार जो अपकृत्य होते हैं इसमें
ऐसा कोई भी जो मामला होता है किसी तरीके का, इसमें दुर्भाव का या दुराशय का आशय आवश्यक होना आशय नहीं है। अपराध तथा व्यवहार दोष के प्रकरण में दोषयुक्त कार्य की प्रकृति में कोई आंतरिक भेद नहीं है, भेद केवल इनमें की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में है। चूंकि विधि दोनों प्रकार के मामलों में एक ही तरह की कार्यवाही की अनुमति दे सकता है, अतः एक ही कार्य अपराध तथा व्यवहार दोष दोनों हो सकते हैं। राइट, तो ये समझ लिया आपने, इतना क्वेश्चन लिख दिया। अब उसके बाद में आपने क्या लिखा कि अपराध के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चनों में हमें उन्होंने क्या पूछा था, अपराध के आधुनिक दृष्टिकोण भी समझाइए हमें। देखिए क्वेश्चन में आपको एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। एक इस क्वेश्चन में पूछा था, दूसरे क्वेश्चन में ही, अपराध के प्रति आधुनिक दृष्टि की विवेचना कीजिए। तो आधुनिक दृष्टि यहाँ आ गई। राइट, और जो बड़ा सा लंबा सा लिखा हुआ था जिसमें अपराध वह कार्य है जिसके समाज में लोग घोर निंदा का योग्य, इसमें भी पूछा गया था कि आधुनिक दृष्टि क्या है। तो व्यवहार के कुछ मानक या नैतिक सिद्धांत हैं जिन्हें समाज अनुपालित करना चाहता हो तथा जिसका उल्लंघन क्षतिग्रस्त व्यक्ति ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए अपराध हो, आपराधिक विधि का आधार है। आपराधिक विधि के कार्यों को वुल्फ-एंडन कमेटी की रिपोर्ट द्वारा दिग्दर्शित किया गया कि इसके अनुसार आपराधिक विधि का कार्य लोक व्यवस्था और शिष्टाचार को सुरक्षित रखना, नागरिकों को आक्रामक या हानिकारक कृत्यों से बचाना और दूसरों के शोषण एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करना, मुख्यतः उन लोगों के लिए जो युवक हैं, मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, अनुभवहीन हैं और शारीरिक एवं आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं। तो देखिए आपने एक बड़ा केस सुना होगा, अभी 2012 में हुआ था, जिसका अभी फैसला हुआ था मार्च के महीने में, उनको फांसी पे भी जो है चढ़ाया गया था, जिसको हम निर्भया कांड बोलते हैं। तो ऐसा कार्य, ऐसा जो कृत्य, ऐसे अपराध जो हैं तो समाज को भी जो है ठेस पहुंचाते हैं, समाज के प्रति भी एक मतलब इस तरीके की घृणा दिखा देते हैं, इस तरीके का वो दिखाते हैं जो समाज में इस तरीके का अपराध जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता। और ऐसे अपराध कौन करते हैं भाई? देश के नागरिक ही करेंगे, देश के युवा करेंगे, जो कि या तो हो सकता है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, या उनका अनुभव ऐसा न हो कि वह अच्छे लोगों के बीच में बैठते हो सकता है वो किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो, जो अपनी भड़ास किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निकालना चाहते हो। तो ऐसे व्यक्ति जो है आधुनिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि अपराध इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी चीज डाली इन्होंने, वुल्फ-एंडन कमेटी की रिपोर्ट। जब आप क्वेश्चन में लिखते हैं ना, तो उसको इस तरीके की कोई रिपोर्ट लिखते हैं या किस तरीके की कोई रिसर्च लिखते हैं तो उसे हाईलाइट जरूर किया जाता है। तो जैसे इसमें हाईलाइट किया है ना, उसी तरीके से आपने हाईलाइट भी करना है कि देखो यहाँ पे। तो एग्जामिनर का क्या होता है, आपके क्वेश्चन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब एग्जामिनर चेक करता है तो अरे इसने ये कमेटी का नाम लिखा है, बिल्कुल इसने तो इसे तो बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। तो ऐसा इस तरीके से आपने हाईलाइट भी करना है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया गया कार्य तब तक विधि का विषय वस्तु नहीं बनेगा जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि उसके द्वारा किया गया कार्य लोकहित में इतना विरुद्ध है कि लोकहित के अभिभावकों के रूप में विधि को उसके कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए कोई ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति ऐसा कार्य कर जाते हैं जो हो सकता है कि अपराध की श्रेणी में नहीं आते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोकहित के विरुद्ध, लोकहित में भी हो सकता है कोई कार्य, लोकहित के विरुद्ध भी हो सकता है। तो यहाँ पर लोगों को देखना चाहिए कि उनके जो अपराधी है, जिसकी अपराधी की मतलब जो आयु है, समझ है, उस व्यक्ति की कितनी समझ है, उस व्यक्ति को अपराध की समझ है भी या नहीं। तो उस तरीके का हमारे ट्रायल यहाँ पे चलता है। 18 साल का, जो 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति होगा, उसको एक जो है अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जो है माइनर के उसमें एक्ट में आ जाएगा, तो उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और वहीं अगर 19 साल का बच्चा है, 19 साल का व्यक्ति है, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाती हैं कि उस व्यक्ति को समझ नहीं है, जैसे 7 साल की व्यक्ति को समझ नहीं है, धारा 82 में दे रखा है ना। तो 7 साल का बच्चा है जो समझ नहीं सकता अपराध की श्रेणी, अपराध क्या है, ये कोई कार्य जो वो कर रहा है वो अपराध है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को तो हम समझा भी सकते हैं, और इस व्यक्ति को हम थोड़ा ढील भी दे सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन 17 से 18 साल का व्यक्ति है जो अमूमन हर चीज कार्य कर सकता है, हर चीज समझ सकता है, तो वो अपराध की श्रेणी को भी समझेगा। तो यहाँ मैं मानूंगी कि इसकी आयु को भी कम कर दिया जाए।
राइट। अब देखो वुल्फमैन रिपोर्ट के में अपराध तथा पाप के बीच में वर्गीकरण को स्पष्ट करने के लिए किसी एक सिद्धांत की खोज के कारण त्रुटि प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिपोर्ट इस भावना पर आधारित है कि विधि व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अस्तित्ववान है। राइट। अब देख लेते हैं, परंतु वास्तविक सिद्धांत यह है कि विधि समाज की सुरक्षा के लिए अस्तित्ववान है। यह अपना कार्य व्यक्तियों की क्षति, संताप, भ्रष्टाचार अथवा तथा शोषण आदि से सुरक्षा प्रदान कर ही नहीं समाप्त करता, अपितु विधि के लिए यह भी आवश्यक है कि वह संस्थाओं, नैतिक तथा राजनैतिक आदर्शों को भी सुरक्षा प्रदान करे, जिनके बिना मनुष्य एक साथ नहीं रह सकता। समाज व्यक्तियों की नैतिकता की उपेक्षा उसी प्रकार नहीं कर सकता जिस प्रकार उसकी निष्ठा की, क्योंकि इसका विकास दोनों से ही होता है और इस एक के बिना उसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, जो समाज में लोग हैं, व्यक्ति हैं, यदि किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाता है या कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या शोषण करता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उस व्यक्ति को थोड़ा सा और ढील दे दी जाए। यहाँ पे आपको नैतिकता को भी देखना पड़ेगा, उसकी मॉरलिटी को भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का उसका मोरल बिहेवियर है, उसके समाज के प्रति उस तरीके के दायित्व कर्तव्य देखने पड़ेंगे। तो देखिए, ये पूरा मैंने आपको डिस्कशन करके बता दिया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपने उनके एग्जाम में सवाल आंसर देने हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, लास्ट तक अगर आपने यदि क्लास को देखा है तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में यही कहूंगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।